हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों की हिंदी टीचर ऐश्वर्या कुमारी गुप्ता आज फिर से नए वीडियो के साथ। आज हम लोग वर्ण विचार पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाषा के बारे में पढ़ा था और आप लोगों को पता है कि जो भाषा हम बोलते हैं या सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उन सब के लिए हम लिखते हैं। मतलब कि जो हमारे उस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, लेकिन उन विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ लिखित लिपियों की ज़रूरत पड़ती है। ये हम लोगों ने उन सब चीज़ों को पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में। आप सभी को पता है कि जो भी ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं, उनको अगर हम लिखित रूप प्रदान कर देते हैं, लिपिबद्ध कर देते हैं, तो वही वर्ण कहलाती है। जैसे कि वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब भाषा हम लोगों ने पढ़ा था, भाषा बहुत बड़ी है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो वो वर्ण से होती है। इसलिए इसको हम छोटी इकाई के रूप में जानते हैं, जिसे कि हम तोड़ नहीं सकते, अथवा वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी जो भी ध्वनियाँ हमारे मुख से निकल रही हैं, उनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे अ, आ, क हलंत, च हलंत इत्यादि। ये अ, आ या फिर जो भी क हलंत, हलंत कहने का मतलब है कि उसमें से अ निकल जा रहा है, यानी कि जो क है उसमें अ छिपा होता है, और वही अ जो है वो उसमें से अगर हम निकाल देंगे तो वो आधा हो जाता है। तो ये एक व्यंजन होता है और अ, आ ये सारे स्वर होते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। यानी कि इन सबको अगर हम चाहे कि तोड़ दे, इनके खंड कर दे, तो ये इनके खंड नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि इसीलिए इसे हम वर्ण कहते हैं। ये इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। इन्हें अक्षर भी कहते हैं। आप लोग घर पे जब होगे तो वहाँ पे जब बच्चों को सिखाया जाता है कि बेटा यहाँ पे क लिखो, ख लिखो, तो वहाँ पे उस चीज को अक्षर बोला जाता है। घर पे लोग वर्ण नहीं बोलते, लेकिन जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो वहाँ पे अक्षर के जगह पर वर्ण का उच्चारण करते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। आगे चलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? अब वर्ण तो हम लोगों ने जान लिया कि ऐसी ध्वनियाँ जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, खंड नहीं कर सकते हैं। और माला का तात्पर्य है कि आप लोग देखे होंगे कि एक धागा होता है जिसमें कि बहुत सारे मोतियों को हम गूंथ देते हैं। जब उन मोतियों को एक जगह गूंथा जाता है तो वो माला का रूप धारण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से वर्णमाला, उसी प्रकार से हम एक धागा नहीं लेते, पर वहाँ पे एक जगह सारे वर्णों को क्या कहते हैं कि पिरो देते हैं, तो उसी को वर्णमाला कहा जाता है। अब इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, वर्णों की सुनिश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की सुनिश्चित यानी कि उसको जिस तरीके से, यानी सीक्वेंस से लगातार उस क्रमबद्ध तरीके से एक निश्चित क्रम में सजा देते हैं, उसी को वर्णमाला कहते हैं। जब हम लोग छोटे थे या फिर आपके घरों में अगर छोटे छोटे बच्चे होंगे, आपके छोटे छोटे भाई बहन होंगे, तो उन्हें जब हम लोगों को क ख ग घ या अ आ सिखाना होता है, तो पहले हम च छ या ख ग ये सब नहीं सिखाते, बल्कि सबसे पहले
शुरुआत किस से करते? क। जब बच्चा क को सीख लेता है तब हम जाके उसको आगे ख सिखाते हैं, फिर ग सीखता है, फिर घ सीखता है, फिर अंग सीखता है। तो ये इसी को हम सुनिश्चित क्रमबद्धता कहते हैं। उसको एक व्यवस्था में उसको सजा दिए, वही हमारा वर्णमाला हुआ। अगर हमें अ आ भी सिखाना होता है तो हम क्रम से सिखाते, पहले अ सिखाते, फिर आ, फिर ह्रस्व ई, फिर दीर्घ ई, फिर ऐसे ही करके आगे बढ़ते जाते हैं। इसी क्रमबद्धता को वर्णमाला कहा जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग चलते हैं वर्णमाला, जिसे हमने सुव्यवस्थित ढंग से सजा के रखा हुआ है। वर्णमाला फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पिंक वाले को देखेंगे, जो गुलाबी रंग से मैंने जो कुछ भी लिखा है सिर्फ उसी को देखेंगे। उसके बाद मैं आगे बताऊंगी कि आगे क्या है, ठीक है। तो ये वर्णमाला जो कि मैंने अभी कहा कि सुव्यवस्थित ढंग से सजाया गया है। अ, आ, ह्रस्व ई। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसे छोटी ई बोलते हैं, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो क्या कहते थे, इसे ह्रस्व ई बोला करते थे। लेकिन नए जनरेशन में लोग इसे छोटी ई बना दिए हैं और इसे बड़ी, इसे हम दीर्घ ई बोलते हैं। ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, अ। ये क्या है कि ये क्रमबद्ध तरीके से इसे सजाया गया है। यही सब वर्णमाला कहा जाता है। इसके नीचे भी है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। तलाभ्य श, मूर्धन्य स, दांती स, ह। ये हमारी वर्णमाला है। आगे बस इतना ही, क से लेकर के ह तक और अ से लेकर के अ तक, ये जितने भी हैं इन्हें हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग इतना ही जानेंगे, क्योंकि इसके आगे और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको हम किन किन नामों से जानते हैं, उनका उच्चारण क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं ये यहाँ पे इसलिए लिखी हूँ ताकि बाद में आप लोगों को समझा सकूं। अभी मैं ये नहीं बताऊंगी कि इन सबको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये वर्णमाला है, ठीक। आगे चलते हैं। वर्ण, जैसा कि हम लोग वर्ण विचार में अभी वर्ण पढ़ रहे थे, जिसे हम अक्षर के नाम से भी जानते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे कि आखिर ये स्वर वर्ण है क्या। ये मैंने जो 11 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है उनकी संख्या, यानी कि स्वर वर्णों की संख्या जो है वो 11 होती है। आगे चलते हैं, मैं बाद में बताऊंगी कि ये गिन के कि कौन कौन से हैं। स्वर वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। यानी जो भी वर्ण हमारे मुख से बाहर निकलते हैं, उनमें कोई भी रुकावट उत्पन्न
उत्पन्न नहीं होती है। उत्पन्न यानी कि पैदा नहीं होती है, यानी कि जब हम कुछ भी बोल रहे होते हैं, कुछ भी यानी जिन वर्णों का जब हम उच्चारण कर रहे होते हैं तो वहां पे कोई भी रुकावट नहीं आती है, उसे ही हम स्वर वर्ण कहते हैं या स्वर कहते हैं। ये है यानी कि अभी मैंने जो बताया कि 11 स्वर होते हैं, वही है यहाँ पे, जैसे कि अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, अ। ठीक है, तो ये 11 है। मैंने बताया था, अभी मैं काउंट करके बता भी देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। मैंने बताया कि इनकी संख्या 11 होती है। अब आगे चलते हैं, यानी हम जब भी स्वर का उच्चारण करेंगे इसमें कोई भी रुकावट नहीं आती है, ये एकदम स्वतंत्र होते हैं। आगे चलते हैं, स्वर के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2। ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व का मतलब क्या होता है कि छोटा, लघु। तो ये जो हमारे 11 स्वर है, इन्हीं को हम 2 पार्ट में, 2 भागों में बांट देते हैं। एक होता है ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। आगे चलते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जिन स्वरों को उच्चारण करने में कम समय लगे, यानी कि बहुत कम समय जब लगता है, उसे ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनको मूल स्वर भी कहते हैं। इसलिए मूल स्वर कहते हैं क्योंकि इन्हीं से अन्य स्वरों की उत्पत्ति हुई है, यानी उनका निर्माण हुआ है। यानी कि ह्रस्व स्वर जो भी हैं, उन्हीं से हम बाकी स्वरों का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4। कौन कौन से हैं देखते हैं। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री, इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी कि ये चारों जो हैं ये ह्रस्व होते हैं। बाकी जितने भी हैं आ, दीर्घ, दीर्घ, ये सारे दीर्घ स्वर में आते हैं। और मूल स्वर क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्हीं से, यानी हम अ में जब एक और अ को जोड़ेंगे, यानी अ धन अ इक्वल टू आ, यानी बराबर आ, यानी इनसे ही हम क्या करेंगे, दूसरे स्वरों की उत्पत्ति करते हैं। इसलिए इन्हें मूल स्वर कहा गया है, क्योंकि इन्हीं से दूसरों की उत्पत्ति हो रही है, दूसरे स्वरों की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को ह्रस्व स्वर के बारे में। इनकी संख्या 4 है, इनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, और जो इनकी संख्या है वो है अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और रे। अब आते हैं हम दीर्घ स्वर की तरफ। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है, यानी जितना समय हम ह्रस्व स्वर में लगाते हैं उसका 2 गुना समय दीर्घ स्वर में लगता है, क्योंकि उन्हीं से हमारी दूसरे स्वरों की उत्पत्ति हो रही है, उन्हीं से यानी ह्रस्व स्वरों से ही हो रही है। यानी जितना ह्रस्व स्वर एक बार हम लेते हैं उतना ही एक बार और लेंगे, यानी 2 बार हो जाएगा। तो उतना समय जब हम दूसरे स्वरों में लगाते हैं तो वही दीर्घ स्वर के रूप में आ जाते हैं। इनकी संख्या 7 है। कितनी है? 7। क्योंकि देखिए जब हम स्वर पढ़ रहे थे तो उसमें उनकी संख्या 11 थी। अब 11 में से हम 4 को ह्रस्व स्वर में निकाल दिए तो बाकी बचे कितने? 7। तो वही 7 जो स्वर हैं वो दीर्घ स्वर के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि आ,
दीर्घ ई, दीर्घ ओ, ए, ओ, औ। ये हमारे 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सातों जो है ये हमारे दीर्घ स्वर हैं, यानी कि इनमें से 4 इधर निकल गए, अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं और ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। इसमें 2 गुना समय लगता है। तो ये थे हमारे स्वर और उनके 2 भेद। आगे चलते हैं। व्यंजन, यानी मैंने बताया था कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है और व्यंजन वर्ण की 33 यानी कि 33 होती है। तो आगे चलते हैं हम लोग व्यंजन की तरफ कि व्यंजन में क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु रुकावट पैदा करते हुए मुख से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं और उसमें वायु जो हमारी श्वास वायु जो है वो रुकावट पैदा करते हुए, यानी कि अंदर से जब भी वो आएगी वो कहीं ना कहीं उसमें बाधा उत्पन्न होगी, रुकावट आएगी, तब जाके वो मुख से यानी मुख से बाहर निकलती है, उसे ही हम व्यंजन कहते हैं। स्वर में ऐसा नहीं था, स्वर स्वतंत्र था, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ रही थी, वो एकदम बिना किसी रुकावट के बाहर निकलते थे। लेकिन व्यंजन में रुकावट पैदा होती है तब जाके वो बाहर निकलती है, इसलिए इसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी जो स्वर हमारे हैं अ, आ, ह्रस्व उ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ, इनकी सहायता से ये बोले जाते हैं। अगर हम इन स्वरों को हटा देंगे तो उनका उच्चारण करना थोड़ा सा दुर्लभ हो जाता है। व्यंजन के 3 भेद हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब हम लोग चलते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन होते कौन कौन से हैं, क्या है? हाँ, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के विभिन्न भागों जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ, इन सारे भागों का, यानी ये 5 भाग हुए, इनका स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्पर्श कहने का मतलब होता है छूना, यानी जो श्वास वायु हमारे अंदर से बाहर निकलती है वो हमारे मुख के विभिन्न भागों को, यानी कंठ को भी छुएगी, तालु को भी छुएगी, मूर्धा को भी, दांत को भी और होठ को भी, वो स्पर्श करते हुए जब बाहर निकलती है उसे ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो श्वास वायु हमारे मुख के विभिन्न भागों को छुएगी, टच करेगी, वही स्पर्श व्यंजन होता है। इसके नाम से ही पता चल जाता है, इसमें कुछ याद करने और समझने जैसी कोई बात ही नहीं है। आगे चलते हैं कि ये स्पर्श व्यंजन होते कौन कौन से हैं। मैंने इसे वर्गों में बांट दिया है। यहाँ वर्ग है, ये स्पर्श व्यंजन है और ये उच्चारण स्थान है, यानी कि जो स्पर्श व्यंजन है वो कौन कौन से होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है और वो उसे किस किस नाम से जानते हैं। क वर्ग, वर्ग में हम आएंगे तो सबसे पहला है क वर्ग। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से आएंगे क वर्ग में? क, ख, ग, घ, अंग।
आप लोगों को पता है जब आप लोग अपना नाम बताते हो तो उसमें आप लोग सरनेम बताते हो। कुछ लोग अपना गुप्ता बताते हैं, कुछ लोग सिंह बताते हैं, कुछ लोग यादव बताते हैं, मतलब जिसका जो टाइटल होता है वो अपना बताता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ जो स्पर्श व्यंजन है, यानी ये जो हमारे क ख ग घ अंग, यानी ये जो है ये अपनी फैमिली, ये इसकी फैमिली हो गई किसकी, क वर्ग की। तो ये क वर्ग जो है अपना टाइटल, एक सरनेम रख लिया है या टाइटल रख लिया है जो कि क वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये जो क वर्ग में ये 5 जो पंचमाक्षर है, 5 जो अक्षर आ रहे हैं क ख ग घ अंग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ है कहने का मतलब कंठ, हमारा जो कंठ है वहां से इनका उच्चारण होता है। आगे आते हैं च वर्ग, यानी कि इस फैमिली में देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण या अक्षर हैं वो आते हैं। तो च वर्ग में कौन कौन से आएंगे, च, छ, ज, झ, इय। इनका उच्चारण स्थान है तालव्य, यानी तालु, तालु से इनका उच्चारण होता है। ये च वर्ग में आते हैं। अब हम आते हैं ट वर्ग में। ट वर्ग में कौन कौन से हैं, ट, ठ, ड, ढ, अड़। इसका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, मूर्धा जिसे बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं त वर्ग में। त वर्ग में कौन कौन से आएंगे, त, थ, द, ध, न। इनका उच्चारण स्थान दंत है, यानी कि दांत। आगे आते हैं प वर्ग में। प, फ, ब, भ, म। इनका जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ है, यानी कि होठ। तो ये जो स्पर्श व्यंजन है इनका उच्चारण स्थान क वर्ग का कंठ हो गया, च वर्ग का तालव्य हो गया, ट वर्ग का मूर्धन्य, त वर्ग का दंत्य और प वर्ग का है ओष्ठ। ठीक है, अब आगे आते हैं, ये जानते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है, यानी ये जो स्पर्श व्यंजन है ये इनकी संख्या जो है कितनी होती है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि क वर्ग में 5 है, 5 है, च वर्ग में भी 5 है यानी 10 हो गया, ये ट वर्ग में 15, त वर्ग में 20 और ये प वर्ग में 25, यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक, सीधे हम क से लेकर म तक बोल सकते हैं कि क से लेकर म तक जितने भी व्यंजन आएंगे वो स्पर्श व्यंजन होते हैं और उनकी संख्या 25 होती है। हम आगे चलते हैं दूसरे भेद की तरफ। दूसरा भेद क्या है, व्यंजन का दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह नहीं छूती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी कि स्पर्श व्यंजन में था उसके नाम से ही पता चल रहा था कि वो स्पर्श करती है मुख के विभिन्न भाग को, लेकिन अंतस्थ व्यंजन में ऐसा नहीं है, वो किसी भाग को पूरी तरह नहीं छुएगी। यानी कि यहाँ पे जो होगा, यहाँ हमारा जो जीभ है, हमारी जो जीभ है वो मुख के किसी भाग को यानी पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा थोड़ा छुएगी पर पूरी तरीके से नहीं छुएगी। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे मुख के अंदर से श्वास वायु निकलती है वो बिना रगड़ खाए जब वो मुख के बाहर निकलेगी उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब बिना रगड़ खाए मुख से बाहर श्वास वायु निकलती है तो उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य का होता है, यानी कि जो हमारे स्वर है और व्यंजन है उनके बीचों बीच का उच्चारण होता है।
जैसे कि ये है य, र, ल, व। ये 4 हैं जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, यानी इनका उच्चारण हम जब भी करेंगे तो ये बिना रगड़ खाए मुंह से बाहर निकलते हैं। एक चीज और है, य और व, इन्हें हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं, यानी हमारे ये दो ऐसे वर्ण हैं य और व, इन्हें हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को पता चला। आगे हम लोग चलते हैं तीसरे भेद की तरफ, ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन क्या होता है? ऊष्म का मतलब होता है गर्मी। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु के रगड़ खाने के कारण ऊष्मा यानी गर्मी निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आप लोग जब ठंडे के मौसम में ठंडी लगती है तो आप लोग अपने हाथों को क्या करते हो? रगड़ते हो ताकि आप लोगों को गर्मी आए। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, जैसे कि जो जिन व्यंजनों का या फिर जिन हम वर्णों का उच्चारण करते हैं और जो हमारी श्वास वायु अंदर से आती है, वो क्या करती है? हमारे मुख में रगड़ खा के तब जाके बाहर निकलती है। तो जब रगड़ खाती है तो वो ऊष्मा पैदा करती है, ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करती है। तो जब गर्मी पैदा करती है तो वो बाहर आएगी, उसी को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो ऊष्मा निकलती है, मतलब ऊष्मा पैदा होती है। वैसे ही हमारे मुख में भी वायु जब रगड़ खाती है तो वो ऊष्मा पैदा करती है, इसलिए इसका नाम ऊष्म व्यंजन पड़ गया। ये जो है ये भी 4 है, इनकी भी संख्या 4 है। ये कौन कौन से होते हैं? तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंतव्य स और ये ह, यानी इनका जब भी हम उच्चारण करेंगे तो मुंह से बाहर ऊष्मा आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए हम एक बार एक और वर्णमाला को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो गुलाबी रंग से मैंने जितने भी वर्णों को लिखा है ये वर्णमाला है। अब यहाँ पे हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये जो हमारे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, ये जो होते हैं इन्हें हम स्वर कहते हैं। मैंने कहा था ना कि मैं बाद में इसे बताऊंगी। ये जो होते हैं ये स्वर होते हैं और इनकी संख्या 11 होती है, जैसा कि मैंने आगे अभी पढ़ाया था कि इनकी संख्या 11 होती है। अब आप लोग इस वीडियो के बाद से ये नहीं बोलिएगा कि ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है और ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है, क्योंकि अब हम छोटे नहीं रह गए। छोटे बच्चों को ह्रस्व और दीर्घ बोलने में शायद प्रॉब्लम आती होगी, इसलिए उन्हें हम लोग छोटी ई और बड़ी ई सिखाते हैं। लेकिन अब आप लोग इसे ह्रस्व ई और दीर्घ ई बोलिएगा और इसे ह्रस्व ऊ और इसे दीर्घ ऊ, क्योंकि अब हम छोटे नहीं रह गए, बड़े होते जा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर क से लेकर म तक। मैंने क्या बताया कि जो व्यंजन है उनके 3 भेद होते हैं। यहाँ मैंने लिखा है व्यंजन, ये क से लेकर ह तक। ठीक है, ये 33 हो गया। मैंने बताया था ना कि ये क से म 25 हो गया, ये 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और ये 33। मैंने कहा था कि व्यंजन 33 होते हैं, यानी उनकी संख्या 33 होती है। तो क से लेकर म, पहला उसका भेद था, यानी किसका? व्यंजन का। स्पर्श व्यंजन, दूसरा भेद था अंतस्थ व्यंजन और तीसरा था ऊष्म व्यंजन। तो पहला जो स्पर्श व्यंजन है क से लेकर म तक, इनकी संख्या हो गई पूरी की पूरी 25। ठीक है, अब हम आते हैं य, र, ल, व। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये बिना रगड़ खाए मुंह से बाहर निकलते हैं, तो इसलिए इसे हम य, र, ल, व यानी कि अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और जैसा कि मैंने
अभी पीछे बताया कि य और व को हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। ये एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को आगे चल के मदद देगी, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक, आगे है ऊष्म व्यंजन, जो कि मुंह से जब भी बाहर निकलेगी तो ऊष्मा करते हुए बाहर निकलती है। तो ये है तलाव्य श, या इनको हम तलावी श भी बोलते हैं, मूर्धन्य स या मूर्धन्य स, इसको हम दांती स या दांतव्य स भी बोल सकते हैं। और ये है ह, यानी इनकी संख्या 4 है ऊष्म व्यंजन की, अंतस्थ व्यंजन की भी संख्या 4 है। अब हम आते हैं आगे। मैंने यहाँ पे कुछ और भी वर्णों को लिखा है जिसका जिक्र हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये है छ, त्र, ज्ञ, श। ठीक है, इनकी भी संख्या 4 होती है। तो ये 4 जो संख्या है इन्हें हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये भी व्यंजन ही कहे जाते हैं और एक उत्क्षिप्त व्यंजन भी है, लेकिन हम व्यंजन के भेद में नहीं रखते हैं, बल्कि हम इसे अतिरिक्त अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये छ, त्र, ज्ञ, श जो 4 वर्ण हैं इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये अड़ा और ये भी ढ है जिसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, और एक है अंग और अ जिसे हम अयोग वा कहते हैं, क्योंकि ये स्वर जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो अ से लेकर अ तक पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें तो हम पढ़ाते हैं पर उन्हें अभी छोटी छोटी जानकारियों के साथ आगे बढ़ना होता है। तो इसलिए मैंने वहाँ अभी आप लोगों को अ से लेकर अ तक सिर्फ स्वर पढ़ाया था। अंग और अ स्वर है या नहीं है कि क्या है, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग घर पे रहिए, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहिए। बस भगवान से यही दुआ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।